Hello students, welcome to Government Commerce College BCom Part First EAFM Paper First Business Economics व्यावसायिक अर्थशास्त्र चैप्टर इंडिफरेंस कर्व अप्रोच उदासीनता वक्र विश्लेषण या उदासीनता वक्र दृष्टिकोण। मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत परिमाणात्मक मापन संबंधी अव्यावहारिक मान्यताओं को दूर करने के लिए हिग्स एवं एलन ने उदासीनता वक्र विश्लेषण दृष्टिकोण इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अप्रोच प्रस्तुत किया। प्रोफेसर J.R. हिग्स ने इसको पूर्ण रूप से विकसित किया और कहा कि उपभोक्ता के व्यवहार के अध्ययन का आधार क्रम सूचक प्राथमिकता ऑर्डिनल प्रीफरेंस है। उन्होंने आगे चलकर यह भी कहा कि उपभोक्ता अपने वरीयता क्रम प्रीफरेंस ऑर्डर को ध्यान में रखकर विभिन्न संयोगों से प्राप्त संतुष्टि स्तरों की क्रमवाचक संख्याएं ऑर्डिनल नंबर देखकर एक क्रम बनाता है जिस पर उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित होता है। अर्थात जिसका एक निष्कर्ष ये है कि कोई व्यक्ति जो धन कमाता है मेहनत करके, मजदूरी करके या सैलरी के रूप में, उससे वो अपने जीवन की समस्त अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी करने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भी उसके पास में जो धन इनकमिंग जो होती है अर्थात उसका जो मजदूरी वेतन या पारिश्रमिक जो भी होता है उसकी मात्रा कम हो और उपयोग करने के लिए साधन या आवश्यकताएं अधिक हों, तो वह व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को इस प्रकार से व्यवस्थित करेगा जिससे उसको संतुष्टि समान मात्रा में प्राप्त हो। जैसे किसी व्यक्ति के पास में इनकमिंग अमाउंट मजदूरी के रूप में या सैलरी के रूप में जैसे 10,000 रुपीज़ किसी उसको मजदूरी मिलती है, तो 10,000 रुपीज़ की मजदूरी में सबसे पहले वह अपने खाने पीने पहनने ओढ़ने के ऊपर खर्च करेगा, फिर वह अपने मकान पर खर्च करेगा, उसके बाद वह अपनी एजुकेशन पे खर्च करता है। इसके साथ साथ फिर वह वरीयता क्रम के अनुसार आगे चलेगा तो वो और खर्चों के ऊपर थोड़ा थोड़ा धन व्यय करने का प्रयास करता है। इसी के साथ साथ वह उस धन में से कुछ धन आगामी भविष्य के लिए इमरजेंसी या आकस्मिक आवश्यकताओं हेतु धन बचाने का प्रयास भी करता है। तो उसके पास जितनी इनकम होती है उस इनकम से वह अपना खर्चा इस प्रकार से व्यवस्थित करता है कि उसके सारे के सारे खर्चे जो ज़्यादा इमरजेंसी होते हैं के अनुसार पूरे की हो सकें और वो उस थोड़ी सी मात्रा को रुपए की थोड़ी सी मात्रा को बचाने का प्रयास करता है और वह सभी साधनों से या सभी खर्चों से पूर्णतया अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। तभी तो ये कहा जाता है जी कि कम आय में अधिकतम खर्चे कर लेना एक अच्छी सोच और अच्छी समझ की गुणवत्ता होती है। तो वही व्यक्ति ज़्यादा सफल रहता है जो कम से कम खर्चे में अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरी कर पाता है। यहाँ पर उदासीनता वक्र का अर्थ यही होता है कि उसके पास में जितनी अमाउंट होती है, जितना धन होता है, उस धन को वह इस प्रकार व्यवस्थित करे कि वो अपने सारे के सारे खर्चे भी निकाल ले और साथ साथ उसको संतुष्टि अधिकतम भी हो सके। अब इसमें यदि उसकी संतुष्टि किसी एक वस्तु में ज़्यादा हो रही है, दूसरी वस्तु में कम हो रही है, तो दूसरी वस्तु ज़्यादा से घटा करके और वो कम वाली वस्तु की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है और अपने कंजम्पशन के संयोग को इक्वल रखने का प्रयास करता है। अर्थात उसका सेटिस्फैक्शन जो होता है उस सेटिस्फैक्शन को वह पूर्णतया एक समान रखने का प्रयास करता है। यह समान रखने का प्रयास ही उसका उदासीन रहना होता है और इसको यदि हम किसी डायग्राम के अंदर शो कर देते हैं तो ये उदासीनता वक्र बन जाता है। तो इसके लिए कुछ आगे बताया गया है, जैसे उदासीनता वक्र का अर्थ है मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व। प्रोफेसर हिग्स के क्रमवाचक दृष्टिकोण पर आधारित उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करता है जिनसे एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है।
समान संतुष्टि मिलने के कारण उपभोक्ता इन संयोगों को चुनाव के संबंध में तटस्थ हो जाता है। अतः इनसे बनने वाले वक्र को उदासीनता या तटस्थता वक्र भी कहते हैं। तटस्थता वक्र के प्रत्येक बिंदु पर समान संतुष्टि मिलने के कारण इन्हें समान संतुष्टि वक्र भी कहते हैं। इसमें सीमांत प्रतिस्थापन दर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRSXY एक महत्वपूर्ण तकनीक होती है। उदासीनता वक्र की कतिपय महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी दी गई हैं। जैसे नंबर 1 है जेके स्मिथ ने एक परिभाषा दी है। उनके अनुसार यह मात्रा के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का मार्ग है जिनके बीच व्यक्ति उदासीन या तटस्थ रहता है, इसलिए इसे उदासीनता वक्र कहते हैं। ऐसे ही नंबर 2 पे दे रखा है हेंडरसन एंड क्वांटड के अनुसार वस्तुओं के ऐसे सभी संयोगों जिनसे उपभोक्ता को संतुष्टि का समान स्तर प्राप्त होता है के बिंदु मार्ग से एक उदासीनता वक्र का निर्माण भी होता है। ऐसे ही तीसरा व्यक्ति एक और है जिन्होंने परिभाषा दी है कुर्टसोयानिस, जिसका नाम है कुर्टसोयानिस के अनुसार एक तटस्थता वक्र बिंदुओं का वह पथ है जो वस्तुओं के उन विशेष संयोगों को प्रकट करता है जो उपभोक्ता को समान उपयोगिता प्रदान करते हैं। इसलिए वह इस संबंध में तटस्थ हो जाता है कि किस विशेष संयोग का उपयोग किया जाए। इस प्रकार एक उदासीनता वक्र निर्दिष्ट बजटों अथवा वस्तुओं के संयोगों का ऐसा बिंदु पथ है जिसमें प्रत्येक से उपभोक्ता को समान संतुष्टि या उपयोगिता मिलती है अथवा जिनके प्रति उपभोक्ता उदासीन रहता है, इसे उदासीनता वक्र कहते हैं। उदासीनता वक्र के लिए समझने और समझाने के लिए एक तालिका बनाई जाती है और उस तालिका के अंदर दो वस्तुओं x और y का संयोग लिया जाता है, जिसमें एक वस्तु x होती दूसरी वस्तु y होती है और उनकी विभिन्न इकाइयों का उपयोग बढ़ाने के साथ साथ हमारे पास दोनों वस्तुओं से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता को दर्शाया जाता है, शो किया जाता है। और इस सीमांत उपयोगिता को यदि हम इसमें दर्शाते हैं तो दर्शाते समय जो संतुष्टि हमें मिलती है उस संतुष्टि को यदि किसी डायग्राम के अंदर से बनाया जाए या रेखा बनाई जाए तो उससे बनने वाली बिंदु मार्ग एक उदासीनता लाइन कहलाती है, रेखा कहलाती है। उदासीनता तालिका का अर्थ एक ऐसी सूची से है जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को दर्शाती है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। अन्य शब्दों में उदासीनता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत उपभोक्ता को दो या दो से अधिक उपभोग वस्तुओं की पसंदगी क्रम के आधार पर प्राप्त समान संतुष्टि प्रदान करने वाले संयोगों की एक तालिका तैयार की जाती है, जिसे उदासीनता तालिका कहा जाता है। A.L. मेयर्स ने उदासीनता तालिका को वस्तुओं के विभिन्न संयोगों की ऐसी तालिका के रूप में परिभाषित किया है जो व्यक्ति विशेष के लिए समान रूप से संतोषप्रद होती है। इसमें क्या होता है कि उपभोक्ता दो वस्तुओं A और B या अथवा ऐसे करेंगे जैसे X और Y दो वस्तुएं ले लेता है, उनमें एक वस्तु X से दूसरी वस्तु Y, एक वस्तु X दूसरी वस्तु Y, अर्थात दोनों वस्तुओं का कॉम्बिनेशन बना करके और उसका उपयोग करता है। तो कॉम्बिनेशन के आधार पर उपभोक्ता को एक संतुष्टि प्राप्त होती है और उस संतुष्टि के ऊपर जैसे चीकू से जैसे दो वस्तु होती हैं, एक होता है चीकू दूसरा होता है एप्पल, यदि दोनों को एक साथ खाया जाए या थोड़ा थोड़ा करके दोनों को बराबर बराबर मात्रा में खाने का प्रयास करें, यदि सारे के सारे चीकू खाए जाते हैं तो उसको अधिकतम सेटिस्फैक्शन 20 मिलता है और यदि सारे के सारे एप्पल को खाया जाए तो उसको अधिकतम सेटिस्फैक्शन 5 की इकाई के बराबर मिले। तो उनको यदि दोनों को एक रेखा के रूप में दर्शाया जाए तो चीकू से 20 मैक्सिमम और एप्पल से 5 मैक्सिमम, दोनों से जो उपयोगिता मिलती है उनको यदि मिला दिया जाए तो उसके बीच में
उपभोक्ता को सभी तरह से समान संतुष्टि के स्तर प्राप्त होते हैं। इसमें जैसे चीकू की 20 इकाइयाँ, एप्पल की 1 इकाई, चीकू की 15 इकाइयाँ, एप्पल की 2 इकाई, चीकू की 10 इकाइयाँ, एप्पल की 3 इकाई, चीकू की 5 इकाइयाँ, एप्पल की 5 इकाई, 4 इकाई। इस प्रकार से यूज करता है तो उसे सेटिस्फैक्शन समान मात्रा में मिलता है। जैसे अगर ऐसे भी नहीं समझा जाए तो यदि हम जब खाना खाते हैं और खाना खाते समय हमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का उपयोग करना होता है, जैसे एक रोटी हो गया, दूसरा सब्जी हो गया। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रोटी और सब्जी दोनों को इक्वल मात्रा में यूज करते हैं और अपना सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम करने का प्रयास करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें रोटी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और सब्जी बहुत कम मात्रा में ले पाते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सब्जी बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और लेकिन रोटी बहुत ही कम मात्रा में लेते हैं। तो हर व्यक्ति का एक अलग यूटिलाइजेशन सिस्टम होता है, वो अपने लिए अपने स्तर पर खाने का सिस्टम चेंज करता है। कोई व्यक्ति रोटी ज़्यादा खा लेता है, कोई सब्जी ज़्यादा खा लेता है, कोई दोनों को बराबर खा लेता है। तो ऐसे में एक व्यक्ति रोटी से सब्जी की मात्रा बढ़ा सकता है और सब्जी से रोटी की मात्रा बढ़ा सकता है। यदि रोटी की मात्रा बढ़ाएगा तो सब्जी कम करेगा और यदि सब्जी की मात्रा बढ़ाएगा तो रोटी की मात्रा कम करेगा। अर्थात रोटी की मात्रा अधिक खाने के लिए सब्जी कम करना पड़ेगा, सब्जी का त्याग करना पड़ेगा, और सब्जी की अधिक मात्रा खाने के लिए उसको रोटी कम करना पड़ेगा या रोटी का त्याग करना पड़ेगा। इसका तात्पर्य ये है कि यदि उपभोक्ता 2 वस्तुओं का उपयोग करने का प्रयास करता है तो उस समय उसको एक वस्तु का उपयोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग करना पड़ता है, और जब तक त्याग नहीं करेगा तब तक दूसरी इकाइयों का उपयोग नहीं हो पाएगा, और जब तक त्याग नहीं करेगा तब तक इसका इंडिफरेंस कर्व ऊपर से नीचे बाएं से दाएं गिरता हुआ नहीं बन पाएगा। इसलिए दोनों वस्तुओं को कंजम्पशन तो करेगा वो, लेकिन उदासीनता वक्र सिद्धांत के अनुसार कर पाएगा, क्योंकि दोनों ही अधिक मात्रा में नहीं कर सकते, दोनों ही कम मात्रा में नहीं कर सकता। क्योंकि यदि दोनों ही कम मात्रा में करेगा तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल है वो डाउन चला जाएगा, और अधिक मात्रा में करेगा तो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो ऊपर चला जाएगा। यदि उसी सेटिस्फैक्शन लेवल पर रहना है तो वो अपनी एक वस्तु की उपयोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु की इकाइयों का त्याग करता है। इसलिए उदासीनता वक्र ऊपर से नीचे बाएं से दाएं गिरता हुआ होता है। तो ये था हमारा उदासीनता वक्र विश्लेषण। इसका उदासीनता मानचित्र आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद।